ये दर्पण देखिए, इसके बारे में थोड़ा कल तो अपना ऐसे ही पढ़े थे, लेकिन यानी दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण होता है और ये अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण ये है, अगर इधर से कला चाहे से यदि इधर से आप कलाई कर देते हैं, इधर से कलाई करते हैं तो प्रकाश का परावर्तन इस तल पे होता है, उठे हुए तल पे। यानी दबे हुए तल पर कलाई करते हैं तो प्रकाश का परावर्तन उठे हुए तल पर होता है। फिर उत्तल दर्पण, या ये भी बोल सकते हैं कि जिसका परावर्तक तल उत्तल हो, उभरा हुआ ऐसे हो, उत्तल, जिसका परावर्तक तल उत्तल हो या उभरा हुआ हो या उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो, जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो, उसे अवतल तल कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ये समतल दर्पण, ये परावर्तक तलीय है। यानी आपका मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है, मिरर, ये प्लेन मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है, ये कनकेव मिरर है, अब बात आती है कि देखिए आपका दर्पण क्या है। तो ये गोलीय है और ये समतल है। तो कांच का, माने कांच का बनता है, कांच के किसी गोलीय खंड पर या समतल भाग पर किसी एक तरफ कलाई कर दिया जाए तो प्रकाश का परावर्तन दूसरे तल पे होता है, उसे दर्पण बोलते हैं। यानी ये देखो, कांच का किसी एक तल पे कलाई किया गया है, या तो यहां पर दबे हुए तल पर कलाई किया गया है और यहां उठे हुए तल पर कलाई किया गया है। तो उठे हुए तल पर कलाई किया गया है तो चेहरा अवतल दर्पण की तरफ देखेंगे, मैंने दबे हुए तल पे, और यहां पर दबे हुए तल पर कलाई किया तो चेहरा उठे हुए तल पर देखेंगे, तो उत्तल दर्पण। हम डिफिनेशन कई प्रकार से बोल सकते हैं। दर्पण किसे कहते हैं, यानी दर्पण क्या है? तो कांच का वह गोलीय भाग, गोलीय खंड, जब कांच के, माने कांच के गोलीय खंड की किसी एक तरफ कलाई कर दी जाए तो प्रकाश का परावर्तन दूसरा तरफ हो, तो इस प्रकार के वस्तु को दर्पण कहते हैं। या ये कांच के एक पृष्ठ पर कलाई किया गया है, समतल, कांच के किसी समतल पृष्ठ पर, कांच के किसी समतल पृष्ठ के एक तरफ कलाई कर दिया जाए तो चेहरा आप दूसरी तरफ देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन, उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि तल के आधार पर दर्पण तीन प्रकार के होते हैं।
तल के आधार पर, तल के आधार पर दर्पण 3 प्रकार के है ना। तो तल के आधार पर दर्पण 3 प्रकार के, यानी टाइप्स ऑफ 3 मिरर। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, किसके हिसाब से? तल के हिसाब से। कैसे? तो ये दबा हुआ तल है, इसलिए इसको अवतल बोलते हैं। अवतल, दबे हुए तल को अवतल बोलते हैं, तो अवतल तल बोलते हैं। और बड़ा दर्पण को अवतल दर्पण। यहाँ पर उत्तल तल है, उठे हुए तल पर चेहरा देख रहे हैं, इसलिए उत्तल दर्पण। और यहाँ समतल है, प्लेन है, तो समतल दर्पण। तो तल के आधार पर दर्पण 3 प्रकार के, तल के आधार पर दर्पण 3 प्रकार के, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। आकृति के आधार पर दर्पण 2 प्रकार के, गोलीय दर्पण और यानी स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। यानी मिरर जो है 2 टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। यानी किसके हिसाब से? शेप के हिसाब से, आकृति के हिसाब से दर्पण 2 प्रकार के, यानी गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। कोई समस्या है? तो यानी अगर ऐसे पूछता है, अब दर्पण के बारे में, दर्पण किसे, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक तल, परावर्तक तल, जिधर चेहरा देखते हैं वही परावर्तक तल है। तो जिस दर्पण का परावर्तक तल उठा हुआ हो, ऐसे उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो, अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक तल समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। कोई समस्या है? यानी हम ये भी बोल सकते हैं, इसको गोलीय कोष कहते हैं, खोखले गोले को गोलीय कोष कहते हैं। ये गोलीय कोष है। क्या है? गोलीय कोष है। खोखले गोले को गोलीय कोष कहते हैं। और गोलीय कोष से यदि इसको काट कर निकाल दिया जाए, ये हिस्से को निकाला जाए, ये वाला हिस्सा, तो खोखले गोले को गोलीय कोष कहते हैं। ये काट कर निकाल दिए गए हैं, ये आपका गोलीय कोष है। और गोलीय कोष के किसी एक तरफ कलाई कर दे, इधर कलाई करेंगे तो अवतल बन जाएगा, इधर करेंगे तो उत्तल बन जाएगा। गोलीय कोष के कटे भाग को हम, यह गोलीय कोष है, पूरा गोलीय कोष है, ये कटे भाग को गोलीय खंड कहते हैं, गोलीय खंड कहते हैं। गोलीय कोष से कटे भाग को गोलीय खंड कहते हैं। अब बात आती है कि गोलीय खंड पर अगर दबे हुए तल पर कलाई किया जाए तो उत्तल दर्पण, और उठे हुए तल पर कलाई किया जाए, कलाई मैंने पॉलिश किया जाए, तो अवतल दर्पण। क्लियर है? दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ पा रहे हो? अब आइए, यदि हम ये जो गोलीय कोष होगा उसका सेंटर तो होगा ना, वो कहीं ना कहीं खींचा गया होगा ना ऐसे। तो मान लीजिए कि यहां पर हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये समझ लो कि अवतल दर्पण है, ऐसे देख लीजिए। ये कौन सा दर्पण है? अवतल, क्योंकि चेहरा इधर देख रहे हैं। ये आपका सी है, ये पूरे गोलीय कोष का केंद्र कहा जाएगा ये, लेकिन केवल इस गोलीय खंड का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां से ये आर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और वक्रता त्रिज्या।
अब ये जो है पोल है यानी ध्रुव P ध्रुव है। अब इनका डेफिनेशन कैसे करेंगे, और इसका नाम हो गया मुख्य अक्ष। मेन एक्सिस माने मुख्य अक्ष। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो ये पूरे का नाम है क्या, गोलीय कोष। इस पूरे का नाम है गोलीय कोष। ऐसे से कटे है, इसको काट डायडस का मतलब कि काट के निकाल दिया, ये हिस्सा निकाल दिया गया, ये वाला ये हिस्सा काट के निकाल दिया गया है। कोई दिक्कत है, ये काट के निकाल दिया गया है उधर वाला। यह गोलीय खंड है। अब गोलीय खंड इस गोलीय कोष से काटा गया है। यह गोलीय खंड किससे काटा गया है, इस गोलीय कोष से काटा गया है। और इस गोलीय कोष का यह क्या है, केंद्र कहलाएगा, इसको केंद्र कहलाएंगे। लेकिन इसके लिए वक्रता केंद्र बन जाता है। ये पूरे गोले के लिए त्रिज्या कहलाएगा, लेकिन इसके लिए वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। माने पूरे गोलीय कोष के लिए इसको त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या। और जब ये क्या हो जाएगा, ये वक्रकार भी है। क्यों वक्रकार, तो ये वक्र है, वक्र रेखा। रेखा तीन प्रकार से होती है ना, सिंपल रेखा यानी सरल रेखा, जिगजैग लाइन टेढ़ी मेढ़ी रेखा, और वक्रकार रेखा। इसको वक्रकार बोलते हैं, वक्रकार रेखा, टेढ़ी मेढ़ी और सरल रेखा, सिंपल रेखा। तो रेखाएं तीन प्रकार के होते हैं। अब ये जो देख रहे हो, ये तल ऐसे है, इधर से याद आता है, इसे वक्र तल कहते हैं, यानी ये वक्रकार टाइप का है। ये बताइए इसका डेफिनेशन कैसे दोगे, इसके बारे में देखो। वक्रता केंद्र क्या है, यह गोलीय खंड है ना, इसका वक्रता त्रिज्या होते हैं। गोलीय खंड जिस गोलीय कोष से काटा गया है, यह गोलीय खंड जिस गोलीय कोष से, इसको गोलीय कोष बोलते हैं पूरे को, ये पूरे को गोलीय कोष कहते हैं। यह गोलीय खंड जिस गोलीय कोष से काटा जाता है उसकी त्रिज्या इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब उसका केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। किसका, इसका। ये पूरे का केंद्र कहलाएगा, लेकिन इसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। ये पूरे के ये त्रिज्या कहलाएगी, इसका क्या कहलाएगा, कोई दिक्कत है, फिर सुन लीजिए। अगर इसका डिफिनेशन देना चाहते हैं तो वक्रता केंद्र, यह गोलीय खंड जिस गोलीय कोष से काटा जाता है, यह गोलीय खंड जिस गोलीय कोष से काटा जाता है उसका केंद्र इस गोलीय खंड का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह गोलीय खंड जिस गोलीय कोष से काटा जाता है उसका केंद्र इस गोलीय खंड का, और फिर इस यही सब डिफिनेशन, यह गोलीय खंड जिस गोलीय कोष से काटा जाता है उसकी त्रिज्या इस गोलीय खंड की। ध्रुव किसे कहते हैं, तो ये परावर्तक तल है ना, अवतल या अवतल ना बोल के सीधे बोलिए कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को या दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, या परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है उसे ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो C और P से जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। C और P से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत है। अब आइए हमें एक मुख्य फोकस की बात आती है। मुख्य फोकस देखो, मुख्य फोकस है, फोकस भी
ये दर्पण अवतल है, ये आपका C है, ये आपका P है। ये समांतर किरण आ रही है, किसके समांतर है? तो मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ये दर्पण है ना, दर्पण में परिवर्तन के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की दर्पण में परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। P C, और देखो ये समांतर, ये किरण आ रही है, देखो किरण क्या कर रही है, ये किरण दिखा रही है कि इधर आ रही है, ये किरण आ रही है और ये वाला जा रही है, और देखो ये ऐसे निकल गई F, ये चीज है, ये किरण आ रही है और ये तो लग रहा है कि फोकस इसी बिंदु से गई होगी, ये लग रहा है। तो ये देखो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की दर्पण में परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसमें प्रतीत हो रही है, इसमें जाती है, तो हम डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण में परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई उसे मुख्य फोकस कहते हैं। कोई दिक्कत है? फिर सुन लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। तो ये आपके दर्पण की कुछ परिभाषाएं हैं। क्लियर है? अब आओ दर्पण में किरण आलेख पढ़ेंगे। दर्पण में किरण आरेख, अवतल के लो, अवतल माने दर्पण अवतल रहेगा। कोई दिक्कत है? अवतल दर्पण में किरण आरेख, अवतल दर्पण ये आपका रहा, इधर ये गोलीय खंड है और गोलीय खंड पे यदि इधर लेप लगा देते हो तो ये अवतल दर्पण बन गया। ये दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ये वक्रता केंद्र C है और ये फोकस F है। ये ध्रुव है, वक्रता केंद्र C है, ये फोकस है। ये ध्रुव है, वक्रता केंद्र C है, ये फोकस है। उत्तल दर्पण में किरण आरेख, ये उत्तल दर्पण है, ये P है, ये F है और C है।
इधर से लेफ्ट लगा दो, P है, F है, C है, तिरछा हो रहा है, P F C, P F C। ये है आपका, देखो 12 मिनट से पढ़ते हैं। ये बताओ, ये अवतल दर्पण है और ये वाला नीचे वाला उत्तल दर्पण है। देखो किरण आरेख पढ़ना आज जैसे आएगा पेपर में कि अवतल दर्पण किरण आरेख बताइए, तो आप टेंशन नहीं लेने का। 3 तरह से किरण हो जा रही है। पहला, ये समांतर आ रही है, समांतर आ रही है, देखो तीर आ रही है, तीर दिखा रहे कि आ रही है, दर्पण की ओर आ रही है ना, दर्पण पर खड़े होते हुए आ रही है किरण, तो ये किसके समांतर आ रही है? तो मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की दर्पण में परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाते हैं। यानी मुख्य अक्ष से आ रहे, दर्पण की ओर आ रही है ना, ये किरण देखो आ रही है और ये वाला जा रही है, तीर बता रहा है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण आप रटोगे तो नहीं आएगा, बस तीर के डायरेक्शन देखो, ये किरण आ रही है, फिर आने के बाद किससे टकरा रही है? दर्पण से, तो परिवर्तन हो रही है। अब परिवर्तन के बाद कहां से जा रही है? फोकस से। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण में परिवर्तन के पश्चात, अवतल दर्पण है ना, फोकस से जाती मन जा रही है। ये देखो, ये फोकस है, इधर से आ रही है तो समांतर निकल जाएगी, ऐसे जा रही है। इधर से आ रही है, किधर से आ रही है? फोकस से होकर आ रही है। किधर से आ रही है? फोकस से। फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के इसके समांतर निकल जा रही है ना, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर, देखो फोकस से आ रही है, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण में परिवर्तन के पश्चात मुख्य इसके वक्रता केंद्र से होकर आने वाली, देखो ये सी यहां मान लो, तो ऐसे जा रही है तो फिर वापस आ रही है, कहीं से भी, ऐसे भी गुजारोगे, ऐसे आ रही है चली जाएगी, कहीं से गुजार लो, है ना। तो यानी वक्रता केंद्र से, देखो वक्रता केंद्र से आने वाली, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण पुनः अपने ही मार्ग में वापस आई चली गई, आई चली गई। क्यों? क्योंकि सेंटर से दर्पण पर प्रकाश लंबवत पड़ता है, सेंटर से वक्रता केंद्र से दर्पण के प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश का पड़ता है लंबवत। और जब प्रकाश इस व्हाइट बोर्ड पर लंबवत डाली जाए तो सीधे निकल जाएगी, तिरछा डाला जाए तो ऐसे निकल जाएगी, है कि नहीं, प्रकाश पड़ता है। तो जब किसी दर्पण पे यदि प्रकाश लंबवत डाल रहे हैं तो सीधे वापस आ जाएगी। यानी वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश किरण अवतल दर्पण परिवर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाए। ठीक है, हो गया। अब इसमें देखो वहीं से समांतर आएगी, समांतर आ रही है, किसके समांतर? तो मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाले प्रकाश किरण दर्पण में परिवर्तन के पश्चात, यानी यहां से तो जाएगी नहीं क्योंकि यहीं से मुड़ जाएगी ना, तो फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण में परिवर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई फोकस की ओर आने वाली, इसी दिशा में फोकस की ओर आ रही है ना, किधर जाएगी नहीं, समांतर निकल जाएगी। देखो, यानी फोकस की ओर आने वाली, फोकस की ओर आ रही है, फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस की ओर आने वाली, फोकस की ओर आ रही है, फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही है ना, इधर आ रही है ऐसे जा रही है, फोकस की ओर आ रही है समांतर जा रही है, ये समांतर आ रही है फोकस से जाती ही। इसमें देखो
समांतर आ रही है तो फोकस से होकर जाती है, यह जाते ही प्रतीत हो रही है। इधर फोकस से आ रही है, समांतर निकल जा रही है। ये फोकस की ओर आ रही है, यहाँ फोकस से आ रही है, देखो यहाँ फोकस से आ रही है, समांतर जा रही है, यहाँ फोकस की ओर आ रही है, समांतर जा रही है कि नहीं है। और यहाँ देखो वक्रता केंद्र की ओर, मैंने सी यहां मान लो आ रही है, पुनः जा रही है। तो वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली उत्तर तरफ में पड़तर के पश्चात पुनः अपने मार्ग में, तो वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, यहाँ पर वक्रता केंद्र से आ रही है, यहाँ पर से आ रही है, यहाँ पर की ओर आ रही है। कोई समस्या है? क्लियर है? यहाँ आ रही है फिर जा रही है, अपने मार्ग में आकर चली जा रही है। तो यहाँ वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, वापस चली जा रही है, फोकस की ओर आ रही है, वापस चली जा रही है, समांतर आ रही है, फोकस से जाती प्रतीत हो रही है। यहाँ पर फोकस से जाती है, यहाँ पर जाती हुई प्रतीत होती है। कोई दिक्कत है? क्लियर है? नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो तो बोलो, कहीं समझता है तो बताओ, मिटा दे। अब ये दर्पण में किरण आरेख हो गया। अब आप चलोगे प्रतिबिंबों का बनना। हाँ, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के बारे में पहले समझ लें। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। आभासी वास्तविक। तो आपका आभासी और वास्तविक, यानी प्रतिबिंब क्या है? तो दर्पण से परावर्तित किरणें, दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरणें मिलती है, किसी बिंदु पर मिलती है, और जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखो, एक मान लीजिए कि एक किरण ऐसे आ रही है, ऐसे मुख्य अक्ष है, तो एक किरण समांतर आ रही है, तो समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, और एक किरण मान लीजिए वक्रता केंद्र से जा रही है तो जाकर पुनः अपने ही मार्ग को आएगी। तो देखिए, जाने के बाद नहीं, जाने से काट नहीं, जाने के बाद आ रही है, आने देखो, हाई आ रही है, आपतित किरण है, लेकिन ये किरण और ये किरण परावर्तित किरण है। अब परावर्तित किरण ये और ये दोनों कहां काट रही है? यहां पर, तो मुख्य से मिला तो यही आपका प्रतिबिंब है, और यहां आपको वस्तु बना हुआ है। तो ये वस्तु से दो किरण गुजारो, अगर प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु से दो किरण गुजारो, एक समांतर गुजार लो और एक वक्रता केंद्र से या फोकस से गुजार लो। तो जब वक्रता केंद्र से गुजारोगे तो पुनः अपने मार्ग में दिखाओगे, फोकस से गुजारोगे समांतर निकाल दोगे। तो दो किरणों को काटने के लिए तो देखिए, कटान बिंदु दो चाहिए, दो किरण रहेगा तभी कटान बिंदु मिलेगा। एक किरण से काटेंगे थोड़े, एक किरण कभी नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि किरण सदैव सीधी रेखा में चलती है। जब दो किरणें तभी तो काटेगी, दो रेखा रहेगी तभी तो। एक रेखा अपने आप को कैसे काट सकती है? एक रेखा अपने आप को वक्र कर्वेचर होगा तभी कटेगी। एक रेखा अपने आप को तभी काट सकती है जब वो वक्राकार होगी, लेकिन यदि सरल रेखा है तो एक दूसरे माने एक रेखा अपने आप को कभी नहीं काट सकती। सरल रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा तो काट सकते हैं। तो यानी कटान बिंदु पर है, जबकि जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश टेढ़ा, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। यानी पिछले वीडियो में पढ़े हैं आप कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। तो यानी अब आइए, और यदि आप लोग वीडियो देखते हो तो कम से कम उसको लाइक कर दिया करो। मान लीजिए कि लाइक कर दोगे, कमेंट में कर लोगे, घर ये तो अगर आपको बढ़िया नहीं लगता तो गाली दे दो उस पर, तो कम से कम सुधार बनाएंगे ना। तो यानी देखिए, प्रतिबिंब
प्रतिबिंब क्या है? तो दर्पण से परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण से परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, तो अवतल दर्पण में मिलती है, लेकिन उत्तल में मिलती हुई प्रतीत होती है। अवतल में एक में नहीं, इसमें भी एक में मिलती प्रतीत होती है, अवतल में भी एक में मिलते प्रतीत होती है। तो अवतल में रियल इमेज बनता है, अवतल दर्पण द्वारा, और उत्तल द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखो, अवतल द्वारा परावर्तित किरणें मिलती है किसी बिंदु पर, लेकिन उत्तल द्वारा मिलती नहीं है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होती है प्रकाश को इकट्ठा करते, समांतर आने वाली किरणों को एक जगह इकट्ठा करती है, एक जगह इकट्ठा करती है, एक बिंदु पर आपतित करती है। समझ पा रहे हो? तो समांतर आने वाली किरणें एक जगह मिलती है, लेकिन वही अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि समांतर आएगी तो पूरा ये फैल जाएगी, ये फैल जाएगी, किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, ये किरणें सभी फैल जाती है। तो इसलिए अवतल को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, और उत्तल को अपसारी दर्पण कहते हैं। जबकि यही लेंस में उल्टा हो जाता है, लेंस में उत्तल को अभिसारी बोलते हैं और अवतल को अपसारी बोलते हैं। दर्पण में देखो, दर्पण में उत्तल अपसारी है और लेंस में अवतल अपसारी है। इसमें अभिसारी, अवतल अभिसारी है, इसमें उत्तल में देखो आने वाली समांतर किरणें एक जगह आके मिलती है ऐसे, इसलिए अभिसारी हो गया। तो लेंस में उत्तल अभिसारी पढ़ेंगे आप, लेंस आगे पढ़िएगा। दर्पण है, दर्पण में अवतल को अभिसारी किरण, अभिसारी दर्पण, अवतल को अपसारी दर्पण बोलते हैं। कोई समस्या है? अभिसारी माने प्रकाश को इकट्ठा करते हैं, प्रकाश को फैलाती है। तो हम बता रहे थे कि प्रतिबिंब क्या है, जबकि लेंस में अपवर्तित किरणें होती है, लेंस में किरणें अपवर्तित होती है। अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि दर्पण में परावर्तित किरण होती है। तो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण के लिए परावर्तन बोलेंगे, लेंस के लिए अपवर्तन बोलेंगे। तो परावर्तित किरणें, दर्पण में परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि लेंस में अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। कल्पना करते हैं, यानी वर्चुअल, आभासी। तो रियल इमेज नहीं तो रियली भी बनता है यार, वास्तव में बना है, नहीं कहते कि अरे वास्तव में हम देखे थे कि गया है। वास्तव शब्द, वास्तव मैंने रियल। तो रियल में होता है कि रियल इमेज बनता है। तो आइए अभी हम देखते हैं ये प्रतिबिंब क्या चीज होती है। अवतल दर्पण में किरण आरेख। अरे नहीं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंबों का बनना। यानी क्या हुआ, ये ले लीजिए, ये दर्पण आपका कौन सा है, अवतल। दूर इमेज बनाओ। यहाँ F है, यहाँ C है, यहाँ P है।
यहाँ वस्तु रखी गई है। जब गुजारोगे ऐसे समांतर, तो समांतर गुजारोगे तो कहां से जाएगी? समांतर आने वाली किरण कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाती है। खुद खींच लोगे स्केल से, पता चल जाएगा। समांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर जाते हैं। अब वक्रता से गुजार दो। मैंने ऐसे गुजर जाएगा, तो ऐसे गुजर के जाएगा, फिर वापस आएगा। वक्रता के अंदर जाने वाले फिर वापस आएगी, तो काट कर रही है यहीं पर छोटा सा नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे काट रही है। अब देखिए इसमें सभी बना दे जितना संभव है। उसके बाद ये पी एफ सी, अगर यहां पर रखो वस्तु तो वस्तु यहां रखो, समांतर गुजारो, खुद पता चल जाएगा। समांतर गुजारोगे तो फोकस से जाएगी, और वक्रता केंद्र से गुजारोगे तो पुनः अपने मार्ग में वापस आएगी। काट कहाँ रही है? परिवर्तित कर रही है, और ये दोनों है, यहाँ काट रही है। परिवर्तित कर रही है, अपरिवर्तित कर रही है, ऐसे और ऐसे। कहाँ काट रही है? यहाँ पर। तो मुख्य से मिला दो। ये देखो, ये P है, ये F है और C है। यदि यही पर रखो तो अगर समांतर गुजारोगे तो फोकस से जाएगी, और फोकस से गुजारोगे समांतर निकल जाएगी। देखो थोड़ा सा और इधर काटो, ऐसे समांतर गुजारो, टेढ़ा हो रहा है। देखो ये काटोगे, स्केल से खींचोगे तो पता चल जाएगा। ये देख रहे हो, ये आपका अवतल दर्पण है। किरण सही नहीं गुजारे हैं, ये पी एफ सी, यहां से गुजार दो। गुजारोगे तो ऐसे निकलेगा। ये वस्तु है, ये वाला वस्तु है, तो फिर ये फोकस से होकर जाएगा, और फोकस से गुजार दो तो समांतर जाएगा। तो ये परावर्तित किरणें देखो, ये तो है यार, एक किरण टकरा रही है, टकराने के बाद ये किरण जा रही है ना, और ये जा रही है। कहाँ काट रही है? यहां पर काट रही है। अब अब सीधा होगा। ये दर्पण आपका अवतल है, ये P है, ये F है, C है। अब वस्तु फोकस पर रखो, समांतर गया तो समांतर गया तो फोकस से होकर जाएगी। इसी दिशा में, ये यहाँ इसी दिशा में किरण जाएगी, तो इसी दिशा में आएगी, जाकर कहीं ना कहीं काटेगी, आगे चल के मुड़ती जाएगी। ऐसे गई, फिर वापस आ गई, ऐसे समांतर गई, फिर ऐसे चले गए। ये P F C
वस्तु यहाँ है, ऐसे किरण गुजरी तो फोकस पे जाएगी, वक्रता की दिशा में गुजार दे, ऐसे निकल जाए। ये बताओ ये फैल रही है, काटेगी? ऐसे इधर काटेगी, ये रहा। ये अब 6 प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 बनता है। देखो क्या होगा, वस्तु को जब अनंत पर रखा गया, दूर रखा गया है ना, देखो याद करने की जरूरत नहीं है, इसको देखो फिगर बना दिए। फिगर आप अपने मन से स्केल से जब खींचोगे ऑटोमेटिक आप दो जैसे, पहले वक्रता केंद्र के बाद रखो, अनंत पर रखो, फिर वक्रता केंद्र के बाद रखो, वक्रता केंद्र पर रख लो। वक्रता केंद्र क्या है, तो जहां से चाप खींचोगे वही वक्रता केंद्र है। फिर सी और एफ के बीच में रखा गया है वस्तु, फिर फोकस पर रखा गया ये वस्तु है, यहाँ पर ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु ये प्रतिबिंब है। अब देखो आपको कैसे याद करने का तरीका क्या है। वस्तु कहाँ है, अनंत पर, फिगर से देख के बता सकते हो वस्तु कहाँ है। अब प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पर। वास्तव में काटिए ना किरण, काटते हुए प्रतीत हो रहा है। देखो यहाँ केवल यहाँ प्रतीत हो रही है, इसमें प्रतीत हो रही है। तो वस्तु देखो, ये वस्तु ऊपर बा, अब प्रतिबिंब कैसे बना है, यहाँ वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, ये वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, ये ऊपर है, ये नीचे, देखने को मिल रहा है। ये आपका वस्तु है और ये प्रतिबिंब यहाँ छोटा सा बना है। ये वस्तु देखो, यहाँ पर वस्तु यहाँ है, प्रतिबिंब इतना छोटा बना है। वस्तु ये है, प्रतिबिंब ये है, वस्तु ये है, प्रतिबिंब बड़ा बना है थोड़ा सा। वस्तु ये छोटा है, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनाएगा, आगे चल के बहुत बड़ा बनेगा, है ना। वस्तु ये है, प्रतिबिंब यहाँ बना है। इसको बोलने का तरीका क्या है, कैसे लिखेंगे इसके बारे में। प्रतिबिंबों का किरण अर्क में जब वस्तु अनंत पर होती है, क्या होती है, जब वस्तु अनंत पर होती है तो इसका प्रतिबिंब एकदम फोकस का नजदीक बना है, इसलिए हम फोकस पर कहेंगे। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वास्तविक बना है, उल्टा बना है। क्यों उल्टा बना है, क्योंकि वस्तु पर का प्रतिबिंब नीचे बना है। अब वास्तव में काटे है इसलिए वास्तविक बोलेंगे। वास्तविक उल्टा अवस्तु से छोटा, देख रहा है ना, लगभग बिंदु आकार के है। तो क्या बोलेंगे, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर होती है यानी प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है वस्तु से लगभग बिंदु आकार के। फिगर देखो इसमें, यहाँ पर देखो, ये वस्तु है ना, ये वक्रता केंद्र है ना, वस्तु के वक्रता केंद्र के बाद रखेंगे ना, तो बोलेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाद रखी गई है, वस्तु कहाँ रखी गई है, वक्रता केंद्र के, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, ये प्रतिबिंब है सी और एफ के वास्तविक उल्टा वस्तु से। जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाद रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी और एफ के, कोई दिक्कत है। वास्तविक उल्टा अब वस्तु से छोटा है ना। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर, ये ऊपर पर है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बना है ना। जब वस्तु वक्रता केंद्र, देखो सी और एफ के बीच में है वस्तु है ना, वस्तु सी और एफ के बीच में रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी के बाद बना है, वक्रता केंद्र के बाद बना है। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा है ना, ये वस्तु से बड़ा है नहीं, ये बड़ा है। जब वस्तु फोकस पर रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। जब वस्तु फोकस पर रखी गई तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा। इसको आवर्धित बोलते हैं। वस्तु जब फोकस और दर्पण कहिए चाहे फोकस ध्रुव कहिए, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है, ये वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आभासी बन रहा है ना, अब सीधा बन रहा है। हर जगह देखो वास्तविक उल्टा बन रहा है और यहाँ पर आभासी सीधा बन रहा है, आभासी और सीधा। तो यही दो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब तो इसको छोड़कर सभी वास्तविक प्रतिबिंब बना है, केवल ये आभासी प्रतिबिंब बना है। समझ पाए हैं। तो पेपर में अलग ले देता है, केवल ये पूरा नहीं देता है। कोई एक दे देगा कि वस्तु वक्रता केंद्र पे है, तो यदि अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो उसका किरण आरेख खींचिए, आपको खींचना होगा, उसके बारे में बताना होगा कि कहाँ है। बस कोई समस्या है।
या दोनों दो तीन को दे देगा या पूरा दे देगा, तो कुछ भी हो सकता है। ये रहा अवतल दर्पण के लिए। अब हम क्या करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। नीचे में हो चाहे ऊपर हो। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। अब उत्तल दर्पण क्या करेंगे हम, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को बना, इसमें दो ही प्रकार का होता है। पी एफ सी। कोई दिक्कत है? वस्तु को अनंत पर रख दो, आप खींचना खुद एक प्रकार समझ में आ जाएगा। जब समांतर किरण खींचोगे तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है ना, है? समांतर आने वाली किरणें कहां से जाती प्रतीत होती है? और वक्ता केंद्र की दिशा में खींच दो, यहां पर सी मान लो। तो कहने का मतलब है इस समय यहां प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं? अरे वक्ता केंद्र की दिशा में आएगी तो पुनः अपने मार्ग में जाएगी, या समांतर आएगी तो फोकस से जाती प्रतीत होगी, पकड़े हुआ। और यहां देखो इस समय पी एफ नजदीक रख दो, ये समांतर, फिर वक्ता केंद्र की दिशा में डालो, सी यहां मान लो, यहां काट रही है, ऐसे आकर ऐसे चले गए, तो इसमें दो ही कंडीशन बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का कंडीशन दो ही बनता है। वस्तु जब अनंत पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ये भी देखो ऊपर बनता है तो वस्तु ऊपर बनता, अरे वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब क्या है? और ये कल्पना किया गया ना, रियल में काटी नहीं निकल रहे, पीछे काटते प्रतीत कराया गया है, ये काटते प्रतीत हो, डायरेक्ट मतलब प्रतीत हो रही है। तो जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? फोकस पर। आभासी सीधा और वस्तु से लगभग बिंदुकार का और दूर होता तो बनता ना, हम किरण सीधा नहीं गुजारे, बहुत चीज हमारा किरण टेढ़ा हो गया है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर। आभासी सीधा वस्तु से, इसमें देखो वस्तु जब दर्पण के निकट हो, वस्तु जब दर्पण के क्या है? निकट है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? पी और एफ के आभासी सीधा वस्तु से। कोई दिक्कत है? आ रहा सुने ना? तो इस तरह से आपका दर्पण में आपका किरण आरेख और प्रतिबिंबों का बनना सब क्लियर। कोई दिक्कत है? अब आप दूसरे दिन पढ़िएगा